नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए राजस्थान जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम बात करने वाले हैं भील जनजाति की। भील जनजाति के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि भील जनजाति जो है उसके किस प्रकार के सामाजिक संस्कार है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से मेले, कौन से त्योहार, जितने भी सवाल परीक्षा में आते हैं उन सब की चर्चा करेंगे भील जनजाति। देखो, भील जनजाति जो है राजस्थान के दक्षिणी जो जिले हैं, खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है भील जनजाति। काफ़ी प्राचीन जनजाति है और यूँ कहूँ तो कि ये जो भील जनजाति है वो प्राचीन समय में मिस्र से लेकर भारत तक के क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है। रामायण में भी इसका जिक्र आता है। जब राम गए थे तो झूठे बेर खाए थे भीलड़ी के, आपने पढ़ा होगा। तो रामायण में भी इसका जिक्र है, महाभारत में भी इसका जिक्र है और बहुत सारे ऐतिहासिक, जो राजस्थान की ऐतिहासिक परंपरा रही है, चाहे मोतीलाल तेजावत का बात करूं या गोविंद का जो भगत आंदोलन था उसकी बात करो, तो वहाँ भी भील आंदोलन या भील जाति का जिक्र जरूर होता है। तो उसी जाति भील के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आराम से, पेशेंस से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भील जनजाति है क्या। तो देखो, भील जो जनजाति है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। भील जो जनजाति है वो बनी है, भील जो जनजाति कहाँ से बनी हुई है, एक शब्द आया था बील, बील या व्हील से बनी हुई है। और इस बील जो शब्द है वो द्रविड़ भाषा का शब्द है और इसी द्रविड़ भाषा में, द्रविड़ जो भाषा है उसमें बील का अर्थ होता है तीर कमान। तो यहां से तीर कमान का अर्थ होता है बील या व्हील और यहीं से इस जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इस शब्द से भील बना। अब भील और तीर कमान का रिलेशन क्या है कि जो भील जनजाति है, कल मैं आपको बता रहा था शहरिया जनजाति हाथों में कुल्हाड़ी रखती है, वैसे ही भील जनजाति भी तीर कमान रखती है और यही उनका प्राचीन जमाने से जीवन यापन का तरीका था, अर्थात शिकार करके ये जीवन यापन करती थी। तो भील जनजाति के शब्द की हमने बात की। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि भील जनजाति जो है वो किस प्रकार, उसकी धार्मिक आस्था किस प्रकार की है। तो धार्मिक भावना की मैं बात करूं तो उनकी जो कुल देवी है, कुल देवता की मैं बात करूं, पहले 2-3 शब्द याद रख लेना। कुल देवता, कुल देवता जो है वो है भीलों के कुल देवता को कहते हैं टोटम। अब नाम याद नहीं रह रहा यार, टोटम। टोटम का मतलब होता है जादू टोने का जो टोटका होता है उसी से बना हुआ है टोटम। और यही भील जो जाति है उसके लोक देवता है। टोटम याद रख लेना यार। टोटम का मतलब टोटका, टोटका मतलब जादू टोना, जादू टोना से टोटका बना हुआ है, टोटका से टोटम बना हुआ है और टोटम है उनके कुल देवता भीलों के। अब बात करें कुल देवी की, बात करें तो एक देवी भी है। कुल देवी की बात करें तो कुल देवी जो है उनका नाम है केलड़ा माता या इसका दूसरा नाम है आमजा माता। 2 नाम आते हैं, आमजा माता। अब यार ये कैसे याद करें, आमजा माता या केलड़ा माता? ध्यान रखना, मैं अभी आपको याद करवाता जाऊंगा केलड़ा माता। तो देखो, आमजा माता हम सबको पता है कि जो भील जनजाति है वो कहाँ रहती है भाई? भील जनजाति रहती है जंगलों में। अब जंगल में पेड़ होते हैं आम के, तो उनकी माता बन गई आमजा माता। देखो, जादू टोट के भी बहुत होते हैं बिलों में, तो इसमें टोटम है वो उनका कुल देवता हो गया। और आम के पौधे बहुत होते हैं तो इसलिए आमजा जो माता है वो उनकी क्या बन गई? कुल देवी बन गई। एक इसी को है केलड़ा माता। केलड़ा माता हमने बचपन में देखा है कि जो आजकल मिट्टी का जो तवा होता है, लोहे का जो तवा होता है, वो प्राचीन जमाने में क्या होता था? मिट्टी का होता था, उसको बोलते थे केलड़ी। ठीक है, और इसी से उनकी माता बन गई केलड़ा माता। तो देखो, वापस आपको याद हो गया, लोक देवता जो है, कुल देवता है वो टोटम टोट के होते हैं। यहाँ ज्यादा आदिवासी झाड़ा फूके पे ज्यादा विश्वास करते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे। तो कुल देवता हुआ टोटम और इनकी माता है, जंगलों में रहते हैं, तो आम के पौधे को देखकर उन्होंने एक माता बना ली, वो थी आमजा माता या केलड़ा माता होगी। इसके अलावा इनके एक लोक देवी भी है, लोक देवी भी है जिनको बोलते हैं भराड़ी देवी। अब भाई भराड़ी देवी क्या है? भराड़ी देवी ध्यान से समझना आप कि जब भी विवाह होता है भीलों का,
तो उसमें इस जो भराड़ी माता का है वो तस्वीर दीवार पे चिपकाते हैं, दीवार पे बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इसी से भराड़ी माता बनी है। भराड़ी का मतलब है कि भाई जब भी शादी हो, भीलों के जब भी शादी हो तो वो भरा हुआ रहे गोदाम, क्योंकि बेचारे गरीब आदमी होते हैं। जब शादियां करते हैं तो शादियों में लोगों से इकट्ठा करके सामान 10-10 किलो इकट्ठा करके सामान और फिर वो शादी करते हैं। तो इसलिए वो एक लोक देवी बना ली, उसको नाम रखा भराड़ी। भराड़ी का मतलब भरा हुआ रखना, भाई ये शादी हो जाए तब तक भरा हुआ रखना। तो ये हो गई उनकी भराड़ी देवी। और इसकी क्या है, विवाह के अवसर पर इनके चित्र लगाते हैं, वो दीवारों पर चित्र बनाते हैं, और ये है भराड़ी देवी। मैं बात कर रहा था कि इनकी जो शादियां जो है वो शादियों में क्या होता है कि बड़े गरीब होते हैं और गरीब स्थिति में शादियां करते हैं। तो शादी में जो लड़की का बाप होता है, वो लड़की का बाप के पास कुछ नहीं होता, बट गरीब होते हैं। तो वहां क्या एक संस्कार होता है, ये भी आप साथ में रख लेना, वो संस्कार है मेलनी। संस्कार क्या है, मेलनी। भराड़ी तो भाई भरा हुआ रखे अपना जो बनाया सामान, वो भरा हुआ गोदाम भरा रहे, तो इसलिए भराड़ी देवी होगी। एक होता है संस्कार मेलनी। मेलनी में क्या होता है, मैं बात कर रहा था कि इसमें जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके आसपास के उसके परिवार के दूसरे जो सदस्य होते हैं, उस गांव के जो दूसरे सदस्य होते हैं, वो 10-10 किलो मक्का इकट्ठा करते हैं, 10-10 केजी मक्का इकट्ठा करते हैं, और उसी मक्के से पूरी शादी हो जाती है। तो ये है मेलनी। और जब मेल दिया तो फिर भराड़ी की तो पूजा होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भरा हुआ नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा, तो फिर शादी कैसे होगी, तो भराड़ी हो गई। आमजा माता का मतलब है जंगलों में रहती है, केलड़ा माता का मैंने आपको जिक्र किया, और टोटम का। ये है भीलों के धार्मिक संस्कारों की हमने बात की। तो इसमें आपको इसी समय याद हो जाना चाहिए, टोटम की बात की, आमजा, केलड़ा माता, भराड़ी और मेलनी, 4-5 संस्कारों की बात की। अब देखो कुछ और चीजें भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। सबसे पहले बात करूं मैं तो जो भील जनजाति है, भील जनजाति का जो मकान होता है, कल हम शहरिया की बात की थी, शहरिया जो नहीं पढ़ा हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भील जो जनजाति है, इन पुरुष और महिला को मत देखना आप, इनके पीछे जो है वो होता है उनका जो रहने का स्थान है, और इसको बोलते हैं कू या टापरा। देखो कल मैंने टापरी की बात की थी, टापरी होती थी शहरिया जनजाति की, वैसे ही भील जनजाति का जो छपरा या मकान जो होता है उसको बोलते हैं कू या टापरा। कू कू, ये दोनों कू कू है ना, ये दोनों है इस टापरे में रहते हैं ये। तो ये कू और टापरा जो है वो भील जनजाति का जो मकान होता है उसको बोलते हैं कू या टापरा। अब देखो कू और टापरा के साथ साथ आपको मैंने कल शहरिया जनजाति या भीलों की जो बात की थी हमने, तो भीलों की बात मैंने आदिवासियों के लिए कहा था कि जो छोटा गांव होता है उसको बोलते हैं फला। जो भीलों का जो छोटा गांव होता है उसको बोलते हैं फला, छोटा गांव, या यूं कह लो ढाणी टाइप होते हैं ना, छोटे छोटे गांव होते हैं। तो छोटा गांव जो होता है उसको बोलते हैं फला, और जो बड़ा गांव होता है उसको बोलते हैं पाल। बड़ा गांव जो होता है उसको बोलते हैं पाल, बड़ा गांव, याद रख लेना इसको। देखो बड़ा गांव होता है पाल और छोटा होता है फला। छोटा ढाणी टाइप होता है तो उसको फला बोलते हैं, और जो टापरा या मकान होता है उसको कू भी बोलते हैं और टापरा भी बोलते हैं। तो 3 नाम हो गए। एक देखो जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भील रहते हैं उसको बोलते हैं भोमट। आपके इतिहास में भी पढ़ा होगा भोमट, भोमट भील आंदोलन। तो जिस क्षेत्र में भील रहते हैं उस बड़े क्षेत्र को बोलते हैं भोमट। तो 3 शब्द आए, एक फला आया, एक पाल आया, एक भोमट आया। तो भोमट बड़े क्षेत्र को जैसे संभाग टाइप हो गया, ये पाल हो गया बड़ा गांव, और फला है वो है छोटा गांव। तो 3 शब्द, और उसके टापरे को कू कह दो या टापरा कह दो, तो ये हो गया। अब देखो बात करें इनके मुखिया की, तो मुखिया की बात करें तो मैंने एक विधायक की फोटो लगा रखी है, प्रताप सिंह गमेती। ये है प्रताप सिंह गमेती, विधायक है प्रताप सिंह गमेती। अब देखो भाई गमेती, प्रताप सिंह गमेती जो है इसके लास्ट के नाम में लगा हुआ है गमेती शब्द। अब ये गमेती का मतलब क्या होता है कि जो भील जनजाति जो होती है उस भील जनजाति में जो मुखिया होता है, जो पटेल होता है, सर्वेसर्वा जो होता है उस भीलू का, तो उसके मुखिया को, जो गांव का मुखिया होता है उसको बोलते हैं गमेती। गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, गमेती बोलते हैं।
ये बहुत बड़ा मुखिया होता है, काफी जो पाल होता है उसका मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होता है उसको गमेती बोलते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे लगा रखा है गमेती। एक होता है पालवी भी कहते हैं, पालवी भी होता है एक मुखिया, पालवी, दो शब्द याद रखना। पालवी का मतलब जो आपने पढ़ा था पाल, ये पाल का मुखिया नहीं है, ये फला का मुखिया। देखो उल्टा फुल्टा है, ये फला और पाल दो मैंने बताए थे। तो फला का मुखिया पालवी होता है और पाल का मुखिया क्या होता है, गमेती होता है। उल्टा फुल्टा है थोड़ा सा। गमेती ये जो मैं बता रहा था पालवी, तो पालवी थोड़ा छोटा मुखिया होता है, ठीक है, छोटे क्षेत्र का मुखिया। और बड़ा जो सरपंच होता है, ये तो वार्ड पंच मान लो आप, और जो बड़ा सरपंच होता है वो होता है गमेती। तो दो शब्द आए, एक है पालवी और एक है गमेती। याद रख लेना, मुखियाओं के नाम है पालवी और एक है गमेती। प्रताप सिंह गमेती की मैंने फोटो लगा रखी है तो आपको याद हो जाएगा। विधायक कहाँ के हैं आप ढूंढ के मुझे कमेंट करना। अब मैं बात करूं इनके जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठानों में मैंने सबसे पहले ही बताया था कि जब इनकी लोक देवियां जो है या लोक देवता है, मैंने आपको बताया था, तो मैंने उस समय कहा था आपको कि इनमें जादू टोना और ये है झाड़ा फूंक बड़े प्रसिद्ध है। तो इनके जो देखो झाड़ा फूंका जो करते हैं, झाड़ा फूंका जो करते हैं, रोगों का इलाज जो करते हैं, ये भोपाजी करते हैं। तो झाड़ा फूंका जो करने वाला आदमी होता है उसको बोला जाता है भोपा। इसके अलावा इनके जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, इनके जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं धार्मिक अनुष्ठान जो करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं भगत। धार्मिक अनुष्ठान करने वाले हैं, जैसे भाई शादी करवाने के लिए आया या कोई मकान की नींव रख दी तब आया, या कोई बच्चा पैदा हुआ तब आया, तो कौन आएगा, भगत आएगा। और इसके अलावा एक और शब्द आता है धार्मिक में, विला। विला वैसे तो बोलते हैं शानदार जो मकान बनते हैं शहरों में उसको बोलते हैं विला, देखा होगा आप शहरों में बने होते हैं भव्य मंदिर जो मकान जो होते हैं विला। लेकिन भीलों में विला का मतलब होता है मंदिर का पुजारी। तो तीन शब्द आपको याद रखना है, मंदिर का पुजारी। तो भाई भोपाजी का क्या काम है, भोपाजी तंत्र मंत्र करते हैं, झाड़ा फूंक करते हैं। भगत जो होते हैं वो धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, और जो विला होता है वो मंदिर के पुजारी को बोलते हैं विला। तो तीन शब्द आपको याद रखने हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा और मोस्ट बातें। अब बात करते हैं इनकी वेशभूषा की, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं। यहां से सवाल निकल कर आते हैं ज्यादातर भीलों के हर एग्जाम में। आप जहां राजस्थान कल्चर, कला साहित्य या कल्चर से संबंधित सवाल आते हैं तो उसमें भीलों का जो पहनावा है बड़ा मोस्ट है, इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो पहले बात करते हैं, जो भील जो जनजाति है वो धोती पहनती है, बड़ी तंग धोती। तंग धोती किसको बोलते हैं, तंग धोती बोलते हैं कि ऊपर चढ़ी हुई होती है, घुटनों तक होती है और कस के बांधते हैं। तो उस धोती को क्या बोलते हैं, देपाड़ा। अब देपाड़ा यार याद कैसे हो, देपाड़ा, तो देपाड़ा का मतलब होता है, जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलता है उसने मेरे देपाड़ा, देपाड़ा मतलब मुझे मार दिया, पीट दिया, देपाड़ा बोलते हैं उसको। लेकिन भीलू में देपाड़ा का मतलब है तंग धोती। तो देपाड़ा का मतलब देती किससे, लात से मारोगे तभी तो कहेंगे कि देली। तो देपाड़ा जो है वो भीलू की तंग धोती जो होती है, तंग धोती, ये जो वो धोती है ना तंग धोती, पूरी नहीं है, घुटनों तक ही है। तो इस धोती को, जो तंग धोती होती है उसको बोलते हैं देपाड़ा। अब देखो भील जनजाति जो है वो दो गमछे बांधती, एक ये देखो यहां कमर पे देखा है गमछा बांध रखा है, यहां कमर पे एक गमछा बांधते हैं, यहां जो गमछा बांध रखा है इसको बोलते हैं फालू। क्या बोलते हैं, आलू नहीं फालू, इसको बोलते हैं फालू। फालतू में बांध लेते हैं इसको, यूं याद रख लो, फालतू में ऊपर एक बांध रखते हैं पट्टा गमछे का, तो उसको बोलते हैं फालू। और कभी कभी आपने घर में देखा होगा कि कई लोगों को बड़ा शौक होता है कि शाम को ड्रेस चेंज करके एक लुंगी पहन लेते हैं। वैसे ही जो भील जनजाति है वो भी धोती की जगह एक लंगोट की तरह एक गमछा आपस में कमर पे बांधते हैं, और इसको बोलते हैं कछाबू, कच्छे की तरह। तो नाम रख लेना, कच्छे की तरह कछाबू। ये भी एक गमछा होता है, कमर में बांधते हैं, लंगोट की तरह होता है कछाबू। और एक फालू, फालू का मतलब फालतू में गमछा बांधते हैं, जैसे इस डांस में आप देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं फालू। और कछाबू जो लुंगी बांधते हैं उसको बोल दो कछाबू। एक और है पोत्या। पोत्या का मतलब होता है जो भील जनजाति का जो साफा होता है, सफेद साफा बांधते हैं, तो सफेद साफा जो बांधते हैं उसको बोलते हैं पोत्या। पोत्या शब्द देखो, पोत्या का मतलब पोत से बड़ा हुआ है, पोत का मतलब होता है रंग।
राजस्थानी भाषा में आता है पोथ। तो कैसा पोथ है, जैसे लुगड़ी खरीदने जाओगे तो बोलेंगे कैसा पोथ है, तो पोत्या जो होता है वो सफेद साफा होता है भील जनजाति के पुरुषों का। ये पहला बार यहां से एक एक चीज से 10-10 बार सवाल हो। पोत्या पूछा हुआ है, कछाबू पूछा हुआ है, देपड़ा पूछा हुआ है, फालू पूछा हुआ है। तो यहां से सवाल निकल कर आते हैं। तो बंधु लोगों इसको रट लो, याद नहीं हो रहा है तो अभी देख लो आप। देपड़ा, मैंने कहा देपड़ा लात मार दी है, लात कहां से, धोती से संबंधित है, ठीक है। फालू, फालतू में बांध रही है गमछा तो फालू हो गया। इसके अलावा कच्छाबू का कच्छे की तरह, मतलब ये लुंगी बांधते हैं। एक होता है पोत्या, मतलब पोत रंग बिरंगा सफेद रंग का जो सापा होता है वो पोत्या होता है। ये तो हुई पुरुषों की बात। अब देखो महिलाओं की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में एक अट्रैक्शन चीज जो अलग से चीज आती है वो आती है कि जो महिलाएं हैं, भील महिलाएं होती है, वो पैरों में चूड़ियां पहनती है। और इन पैरों में चूड़ियां जो पहनते हैं उसको बोलते हैं परिजनी। परिजनी, अब याद कैसे हो यार परिजनी, कि इन चूड़ियों को पहन के भील महिलाएं परी सी लगने लगती है, परी लगने लग गई ये। तो ये सुंदरता के लिए जो चूड़ियां पहनती है पैरों में, इसको बोलते हैं परिजनी। परिजनी का मतलब परी लगने लगती है महिलाएं। इसके अलावा जो यहां से ध्यान देखना आप, 50 बार सवाल यहां से आया हुआ है कि जो भील महिलाएं हैं वो कछाबू पहनती है। कछाबू का मतलब होता है घुटनों तक एक घाघरा पहनती है वो, और उस घाघरे का क्या बोला जाता है, कछाबू। अब यार याद नहीं रहेगा, अभी तो मैं आपको और जनजातियां पढ़ाऊंगा तो याद कैसे रहे। तो भाई आपको दिखा देता हूं मैं एक आगरे का कच्छा, आगरे में एक बनाया कच्छा, और ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कच्छा। अब कच्छा कहां पहनते हैं भाई, कच्छा तो पहनेंगे। अब कच्छा पहनते हैं, उसी से बना हुआ है। जो भील महिलाएं हैं वो क्या पहनती है, कछाबू। तो कछाबू किसको बोलते हैं, घाघरे को। याद रख लेना, घाघरे को। जो भील महिलाओं का घाघरा होता है घुटनों तक वो होता है कछाबू। एक होता है अंगरूढ़ी, जो भील महिलाएं जो चोली पहनती है उसको बोलते हैं अंगरूढ़ी। यहां से ज्यादा सवाल नहीं आता, लेकिन कछाबू परिजनी आपको ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। कच्छे का दर्शन कर ही लिया आपने, वर्ल्ड का सबसे फेमस सबसे बड़ा कच्छा है। अब बात करते हैं पीरिया और सिंदूरी। अब भाई पीरिया क्या होता है, देखो पीरिया शब्द बना हुआ है पीले रंग से, ठीक है, पीले रंग से बना हुआ है। अब पीरिया क्या होता है कि भील महिलाएं, भील लड़कियों की जब शादी होती है तो दुल्हन पीले पीले कपड़े पहनती है, और उन पीले कपड़ों को बोलते हैं पीरिया। पीरिया का मतलब पीले, पीले रंग के कलर, पीले कलर के होते हैं, इसलिए ये क्या होती है, दुल्हन पहनती है। याद रख लेना भाई, दुल्हन, तो उसको बोलते हैं पीरिया। मतलब यूं भी याद रखो, पीर छोड़ते वक्त आपको ससुराल जाते वक्त जो पहनते हैं वो पीरिया। तो पीर में पहन लिया बस, उसके बाद में तो सीधी ससुराल जानी है। तो ये हो गई पीरिया। अब आती है सिंदूरी। सिंदूरी का मतलब सिंदूरी कलर है, ये एक रंग होता है सिंदूरी कलर, लाल रंग से मिलता जुलता है, लाल रंग। तो जो भील महिलाएं लाल रंग की जो साड़ी पहनती है उसको बोलते हैं सिंदूरी। तो लाल रंग की जो साड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंदूरी। तो पीरिया और सिंदूरी भी क्या है, महिलाओं के वेशभूषा के अंतर्गत आते हैं पीरिया और सिंदूरी। बात करते हैं दापा। अब भाई दापा कैसे याद रखे, अभी मैं याद करवा देता हूं दापा। अरे दापा शब्द बना हुआ है जापा से। अरे जापा का मतलब क्या होता है भाई, अरे जापे का मतलब होता है जब बच्चा जन्मता है तो होता है जापा। लेकिन भीलों में जापा और दापा का कोई कनेक्शन नहीं है। जापा दापा का मतलब होता है कि जब भी कोई लड़का शादी करता है तो वहां जब भी उस कन्या के पिता को, जिसकी लड़की होती है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। शादी होती है तो लड़की को एक एज ए लड़की के पिता है उसको उसकी कीमत देनी पड़ती है। जैसे राजस्थानी भाषा में चढ़ा हुआ ना, पहले 84 का चक्कर बोलते हैं, 84 का चक्कर। यार शब्द सुना इसका, ये शब्द आया कहां से, 84 का चक्कर। 84 का चक्कर का मतलब राजस्थान में ये शब्द क्यों आया, क्यों इसलिए आया क्योंकि पहले लड़के को, लड़की वालों को 84 रुपए देने पड़ते थे, और ये 84 इकट्ठे करने में पसीना आ जाता था, इसलिए वो 84 इकट्ठे नहीं हो पाते थे, इसलिए बोलते हैं 84 का चक्कर। तो ये 84 का चक्कर क्या है, दापा है। अब भाई दापा दोगे तभी तो जापा होगा। तो दापा का मतलब क्या है, कन्या को, कन्या पक्ष को जो कीमत दी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दापा। जापा दापा याद रह जाएंगे, 84 का चक्कर है।
तो ये हुआ दापा। अब देखो गोल गधेड़ा प्रथा, ये भी एक बार सवाल आया हुआ था कि गोल गधेड़ा प्रथा क्या है। भीलों की एक प्रथा है गोल गधेड़ा प्रथा। गोल गधेड़ा प्रथा बड़ी इंटरेस्टिंग प्रथा है भीलों की। इसमें क्या होता है, शादी से जुड़ी हुई प्रथा है, शादी से संबंधित प्रथा है भीलों की। इसमें क्या होता है कि भील जाति लड़ाई खोर होती है, शिकार वाली होती है, युद्ध मार धाड़ से जुड़ी हुई होती है। तो इसमें जो लड़का, ध्यान से समझना, यदि जो लड़का अपनी वीरता का परिचय किसी मौके पर दे दे, जिसको माने कि ये लड़का बहुत वीर है, तो उसको वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है भीलू की। ध्यान से समझना कि किसी भील पुरुष ने किसी वीरता का परिचय दिया, किसी मौके पर बहुत वीरता का काम कर दिया, तो उसको खुली छूट है कि भीलों की किसी भी लड़की से शादी कर लो। और ये प्रथा है गोल गधेड़ा प्रथा। अब यार गोल गधेड़ा प्रथा आई कहां से, याद कैसे रहेगी? अरे भाई, उससे जलने वाले उस लड़के की वो चॉइस से कोई भी शादी कर ले तो उससे जलने वाले तो यही कहेंगे गधेड़े के पल्ले पड़ गई कुछ भी। तो गोल गधेड़ा प्रथा जो है वो कहां से आई? भीलों के विवाह से। क्या प्रथा है? गोल गधेड़ा। कौन गधेड़ा? जिसके जीव जलने वाले वो लड़के तो कहेंगे उसको गधेड़ा। तो गोल गधेड़ा प्रथा है वो भीलों की शादी से संबंधित है और ये वीरता के परिचय के से संबंधित है। जब वीरता दिखाता है कोई भी लड़का तो वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। ये प्रथा है गोल गधेड़ा प्रथा। अब आता है कट्टा। एक प्रथा है कट्टा, ये है मृत्यु भोज की प्रथा। अब भाई मृत्यु भोज की क्या प्रथा है? आप तो मृत्यु भोज जो करते हैं भील, उसको बोलते हैं कट्टा। अब कट्टा याद कैसे रहेगा? तो भाई मृत्यु भोज करोगे तो मिठाई बनानी पड़ती है और मिठाई में इसके चीनी के कट्टे लाने पड़ते हैं भाई। तो चीनी के कट्टे लाने पड़ेंगे। तो इस प्रथा को क्या बोलते हैं? मृत्यु भोज के अवसर पर। सवाल बनता है कि भीलों में कट्टा जो प्रथा है वो किस अवसर पर होती है? विवाह, जन्म, मृत्यु वगैरह वगैरह, शिकार। तो इसमें आपका उत्तर आएगा सीधा सा मृत्यु। तो मृत्यु भोज से जुड़ा हुआ संस्कार है कट्टा। अगला जो बिंदु है वो है हाथी वेंडो। हाथी वेंडो का मतलब वेंडो मेवाड़ में आप जाते हो ना, मेवाड़ में मैं 4 साल तक रहा था, तो मेवाड़ में वेंडो किसको बोलते हैं? अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, पागल है क्या, तो उसको बोलते हैं वेंडा। तो वेंडा है क्या? वेंडो। तो वेंडो, हाथी वेंडो क्या होता है? ये एक विवाह की परंपरा है, विवाह की एक परंपरा है। और इसमें क्या होता है कि लड़का और लड़की जो है वो बांस हो, पीपल हो, इस प्रकार के पेड़ के सामने खुद ही फेरे ले लेते हैं और इसको बोलते हैं हाथी वेंडो। हाथी मतलब हाथी भी पागल हो गया, अब वो पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा के शादी कर रहा है साक्षी मानकर पेड़ को। तो ये हो गया हाथी वेंडो परंपरा। एक हाथी था, वो वेंडा हो गया, वो पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हाथी वेंडो पेड़ के चारों ओर चक्कर क्या लगा रहा है? शादी के विवाह की एक परंपरा है भीलों की और उसको बोलते हैं हाथी वेंडो परंपरा। अब कुछ उसके धार्मिक बातें कर लेते हैं। तो धार्मिक उत्सवों की बात करूं तो उनके 2 मेले बड़े प्रसिद्ध हैं। 2 मेले जो भीलों के हैं, पहला जो मेला है, पहला मेला है बेणेश्वर धाम का जो मेला है। सोम 3 नदियों के संगम पर है, त्रिवेणी के संगम पर है। ये कहां है याद रखो, देखो इस चित्र में भी नदियां दिख रही है 3, सोम, माही और जाखम, 3 नदियों के संगम पर जो बना हुआ है बेणेश्वर धाम। और ये है डूंगरपुर में, याद रख लेना आप, डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम पर। सवाल आया हुआ है डूंगरपुर, सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियों का इसमें संगम होता है और यही भीलों का सबसे बड़ा मेला लगता है। और ये डूंगरपुर में जगह जो है उसके बारे में बता रहा हूं, बेणेश्वर धाम काफी प्रसिद्ध जगह है बेणेश्वर, और इसी को बेणेश्वर धाम बोलते हैं और इसी को भीलों का कुंभ भी कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं? भीलों का कुंभ भी कहते हैं। भीलों का कुंभ याद रख लेना आप। भीलों का कुंभ कौन सा मेला है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर का। और ये 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। और इस मेले की मैं बात बता दूं कि ये जो मेला है माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, माघ के महीने में पूर्णिमा को बढ़ता है।
माघ पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। यहाँ माघ पूर्णिमा को जितने भी राजस्थान में स्नान जो किए जाते हैं, नदियों पे डुबकियां जो लगाई जाती है, वो माघ पूर्णिमा को होती है। तो माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है वो ही भीलों का कुंभ कहलाता है। दूसरे मेले की बात करें तो घोटिया अंबा का मेला है। ये घोटिया अंबा मेला याद रख लेना, घोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा में है। कौन सी जगह है याद रखना, बांसवाड़ा। और ये भी भीलों का महत्वपूर्ण मेला है। तो दो बेणेश्वर धाम की बात कर लो, चाहे घोटिया अंबा की, घोटिया अंबा बांसवाड़ा है और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। इन दोनों की हमने बात की। ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, चैत में बढ़ता है, याद रहे डेट तो ठीक है, नहीं तो चल जाएगा चैत्र अमावस्या। नहीं तो आपके मेले का जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसके डिटेल और हम पढ़ेंगे। तो दो मेलों की हमने चर्चा की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक और शब्द आता है मोकड़ी। मोकड़ी क्या होती है? मोकड़ी मोकड़ी होती है रोकड़ी से बना हुआ है ये शराब। ये एक शराब है जो महुए के पौधे से बनती है। महुआ एक पौधा होता है और उससे जो शराब बनती है उसको मोकड़ी बोलते हैं। और मोकड़ी के लिए क्या देना पड़ता है? रोकड़ी, पैसे देने पड़ते हैं। और रोकड़ी से मोकड़ी याद रखना है। और मोकड़ी क्या है? महुए की शराब है। एक संस्कार यहां से सवाल आया हुआ है, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना याद रखना। छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? छेड़ा फाड़ना जो भील जनजाति है उसकी तलाक की प्रथा है, जो किसी को तलाक देते हैं, तलाक प्रथा है, तो उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना का मतलब है जिससे तलाक, जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय में होता है 3 तलाक होता है, तलाक 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 कर दिया, तलाक हो गई। वैसे ही जो भील जनजाति है उसमें छेड़ा फाड़ना मतलब उसकी जो सामने वाली जिसको तलाक देना है उसकी लुगड़ी का एक पल्ला फाड़ दिया जाता है कि दे चली जा तू, इसके बाद में हो जाता है तलाक। तो इसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। अगली का लुगड़े का पल्ला फाड़ दिया, वो हो गया छेड़ा फाड़ना। और ये क्या हो गई? एक तलाक की प्रथा हो गई। यहां से सवाल आया छेड़ा फाड़ना सब जो परंपरा है वो किस जाति की है, ये भी पूछा गया है। और साथ में ये भी पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है? विवाह से है, तलाक से है, मृत्यु से है, जन्म से है। तो छेड़ा फाड़ना जो है परंपरा है वो किससे है? तलाक से है। अब दो शब्द आते हैं, कांडी और पाडा। देखो भील जनजाति को जब कांडी कहते हैं तो बड़ा गुस्सा होते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई कर लेंगे आपको। यदि उसने गलती से भी आपने कांडी कह दिया तो उसको बहुत बुरा मानते हैं, कांडी कहना। और जब उसको पाडा कहते हैं ना तो वो बड़े खुश होते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। इनके लिए भी अलग शब्द है। पाडा कहोगे तो बड़े वो पाडे की तरफ मानेंगे कि मैं तो पाडा हूं, और पाडा बहुत वीर होता है तो खुश होते हैं। और कांडी कह दिया तो उसका मतलब क्या होंगे? वो बुरा मानते हैं। और हो सकता है कि फायरे फायरे चिल्ला दे। अरे फायरे फायरे चिल्लाएंगे, फायरे फायरे चिल्लाने का मतलब है रणघोष, युद्ध का घोष हो गया, आपात स्थिति होती है तो वो फायरे फायरे चिल्लाने लग जाते हैं। अब बात आती है मोताना और बढ़ोतरा। दो शब्द ध्यान रखना। मेवाड़ क्षेत्र में मान लो आप गाड़ी लेके निकल रहे हो, गाड़ी लेके या मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो। अब गाड़ी चलते चलते आपके सामने कोई बकरी मर गई या कोई व्यक्ति मर गया, एक्सीडेंट हो गया, बकरी नहीं सॉरी, या आप इंसान ही मानना। तो भीलों के क्षेत्र में निकल रहे हो गाड़ी लेके और कोई भील का बच्चा मर गया आपकी गाड़ी से, तो फिर वहां आप फायरे फायरे चिल्लाएंगे और बहुत सारे भील इकट्ठा हो जाएंगे और वो क्या कहेंगे कि हमें क्या चाहिए? मोताना। मैंने देखा है, नजदीक से देखा है कि वहां आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है कि आपको क्लेम मिल जाएगा। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे कि हमें क्लेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? मोताना। मौत की कीमत, कितने कीमत का व्यक्ति मरा उसकी कीमत ली जाती है। इस परंपरा को क्या बोलते हैं? मोताना। मौत हुई तो उसकी, वहां मर्डर भी हो जाए, यदि गांव में युद्ध हो गया और मर्डर हो गया, सामने वाला मर गया तो मर गया था, चिंता की कोई बात नहीं है। इस परंपरा में आप पेमेंट दो और फ्री हो आप। तो ये परंपरा जो है वो बोलती है मोताना, मौत की कीमत लेना मोताना होता है। और एक होता है बढ़ोतरा। बढ़ोतरा का मतलब होता है कि जितनी कीमत ली जाती है, जितनी कीमत मोताना में ली जाती है उसको बोलते हैं बढ़ोतरा। बढ़ोतरा मतलब बढ़ाकर ले लेते हैं, वो कीमत बढ़ी हुई, पंच सरपंच बीच में खा जाते हैं। तो बढ़ोतरा, बढ़ाकर जो कीमत ली जाती है उस कीमत को, मोताना में जो कीमत ली जाती है उसको बोलते हैं बढ़ोतरा। तो देखो हमने भील जनजाति की
महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। एक चीज जो है, एक चीज मैं और आपको बता दूं जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा गया है सवाल आपसे आपके एग्जामों में। दो शब्द आते हैं उनकी कृषि के जो है वो कृषि के शब्द महत्वपूर्ण है, दो ध्यान से देखना आप। एक होता है दजिया और एक होता है चिमाता। दो शब्द याद रखना, यहां भी सवाल आया हुआ है दजिया और चिमाता। अब दजिया और चिमाता भाई है क्या? तो देखो भील जनजाति की जो कृषि है, खेती बाड़ी होती है, यहां से सवाल आया, दोनों से ध्यान रखना, एक एक लाइन आपके महत्वपूर्ण है। दजिया और चिमाता है क्या? दजिया जो होती है, दोनों अलग अलग तरीके की खेती है। दजिया जो होती है वो क्या होती है, मैदानों को साफ करके, मैदान जो होते हैं उनको साफ करके, उनके जो पेड़ पौधे हो जंगल होते हैं उनको आग लगा देते हैं और वहां खेती करते हैं। तो मैदान को साफ करके जो खेती होती है, मैदान को साफ करके जो खेती होती है उसको बोलते हैं दजिया। याद कैसे रहेगा कि आप सबको पता है कि दो नदियां हैं, दजला और फरात। दजला फरात का मैदान बहुत प्रसिद्ध है, अफ्रीका की नदियां दजला फरात। तो दजला फरात जो नदियां हैं उसी से दजला और दजिया बना हुआ है। तो दजिया मैदान को साफ कर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं दजिया। और एक होती है चिमाता। चिमाता, माता जी को मंदिर देखा है आपने कभी? तो माता जी का मंदिर हमेशा पहाड़ी पर होता है। तो पहाड़ी ढाल पर जो खेती की जाती है, पहाड़ी ढाल पर जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं चिमाता। बहुत बार सवाल आया हुआ है चिमाता, माता पहाड़ी ढाल से संबंधित सुन लेना आप। और दजिया है वो है मैदानी भाग को साफ करके जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं दजिया। तो ये थी बीलों की जानकारी, इससे ज्यादा लगभग पूछा नहीं जाता है, इससे आपका काम चल जाएगा। तो आशा है कि आपको इसमें से कोई समस्या नहीं रही होगी, और फिर भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और साथ ही जो चैनल पे नए हैं जिन्होंने वीडियो कंप्लीट देखा है वो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। एक नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।